पुलिस की वर्दी पहने हुए 2-3 लोग टहल रहे थे। उनके हाथों में आधुनिक हथियार थे। इसी बीच में एक पति और पत्नी ने मैगी का ऑर्डर दिया हुआ था और जैसे ही मैगी आती है तो पति ने मैगी खाना शुरू कर दिया था और पत्नी इंतजार कर रही थी कि उसकी मैगी आएगी तो वह खाना शुरू करेगी। जिसने वर्दी पहनी हुई थी उसके पास आता है और आकर उस पति से कहता है कि तुम क्या मुसलमान हो। यह देखकर वो हैरान हो जाता है, सोचने पर मजबूर हो जाता है कि कैसी बातें कर रहे हो, अपना काम करो, यहाँ से जाओ। जब यह बात उस व्यक्ति ने जो मैगी खा रहा है उस वर्दी वाले से यह बात कही, वर्दी वाले ने कहा कि कुछ तो सुना दो, कुछ इस्लामिक आयत वगैरह जो याद हो वो सुना दो। उसने फिर से हैरानी से देखा उस व्यक्ति को कि आखिरकार यह किस तरह की बातें कर रहा है और उसने उसको इग्नोर किया और वो अपनी मैगी खाने में मगन हो जाता है। लेकिन तीसरी बार फिर से एक आवाज़ आती है कि नाम तो बता दो, नाम क्या है। जैसे ही उस व्यक्ति ने अपना नाम बताया कि मेरा नाम शुभम द्विवेदी है, बताओ क्या करोगे। इतना कहना था कि उधर से तरह गोलियां चलने लगती है और जैसे ही गोली चलती है शुभम द्विवेदी जमीन पर गिर जाता है, उसकी मौत हो जाती है। अब उसकी पत्नी जोर जोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी, वो कह रही थी कि तुमने इनको मार दिया है, अब मुझे भी मार डालो, मैं ही अब जी के क्या करूंगी। जैसे ही यह बात कही जाती है उस व्यक्ति को बिल्कुल भी जरा सी भी दया नहीं आती है। वह नहीं घबराता है, ना ही डरता है। वह कहता है कि जाकर अपने मोदी से कह देना कि हमने इसको मार दिया है। जैसे ही यह बात कही जाती है उसके बाद उस महिला का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। इन गोलियों की तरतराहट की आवाज़ वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में जो लोग होते हैं जैसे सुन रहे थे, अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भागने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन गोलियों की जद में जो आ रहा था वो मर रहा था, लेकिन नाम पूछ रहे थे तब गोलियां चल रही थी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं मुकेश चंद विद्यार्थी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये सच्ची घटना है जम्मू कश्मीर के जिला अनंतनाग का एक गाँव लगता है पहलगांव। दरअसल ये पहलगांव की सच्ची घटना है। उत्तर प्रदेश के जिला कानपुर का एक थाना लगता है महाराजगंज और महाराजगंज के थाना क्षेत्र का एक जगह लगती है हाथीपुर। यहाँ सीमेंट का कारोबारी एक लड़का जिसका नाम होता है शुभम द्विवेदी, जिसकी अभी हाल ही में शादी हुई थी 12 फरवरी 2025 को। शादी के बाद अपनी पत्नी से कहता है कि कहीं घूमने का प्रोग्राम बनाते हैं। इसी बीच में जब बात घूमने की आती है तो परिवार के बाकी सदस्यों से भी कहा जाता है कि चलो कहीं घूमने के लिए चलते हैं, सैर सपाटे के लिए चलते हैं। इसी तरह से घर के परिवार के सदस्यों ने अपना अपना नाम अंकित कराना शुरू कर दिया। देखते ही देखते संख्या 9 हो जाती है। परिवार के 9 लोग तैयार हो जाते हैं कि चलो घूमने के लिए चलते हैं। अभी परिवार के लोग जब 9 संख्या हो जाती है 16 अप्रैल 2025 को जम्मू के श्रीनगर पहुंच जाते हैं। श्रीनगर में जाने के बाद वहां ठहरते हैं और यहां से अलग अलग इलाकों की तरफ वो रुख करते हैं। परिवार के 9 सदस्य होते हैं। पहले जाते हैं सोनमर्ग, इसके बाद जाते हैं गुलमर्ग। वह इधर उधर घूमते थे, आकर अपने कमरे पर आराम करने लगते थे। अब ये 22 अप्रैल 2025 की बात है। पहलगांव की तरफ रुख करते हैं। दरअसल इसको मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। परिवार के सदस्य जब वहां जा रहे थे, जैसे ही वहां पहुंचते हैं, वहां जाने के बाद अब यह शुभम अपनी पत्नी के साथ ही चचेरा भाई और उसकी पत्नी भी होती है। ये 4 सदस्य ऐसे होते हैं जो चले जाते हैं और 5 सदस्य ऐसे होते हैं जो रुक जाते हैं। दरअसल पहलगांव जब पहुंचते हैं वहां पर एक वेस्टर्न घाटी है। वेस्टर्न घाटी में लगभग 8 से 10 किलोमीटर की घोड़े करने पड़ते हैं। घोड़े वाले जैसे जैसे वो दाम मांगते हैं उस हिसाब से बातचीत करने के बाद जैसे भी बात सेटलमेंट होता है और सेटलमेंट होने के बाद उस पर लोग बैठते हैं और लगभग 8 से 10 किलोमीटर का ये सफ़र होता है। पहाड़ियों में इधर से उधर होते हुए ये पहुंचते रहते हैं। इसी तरह से सैलानी यहाँ पर आते हैं, घोड़े का मोल भाव करते हैं। बहुत कम संख्या में ऐसे लोग होते हैं जो पैदल सफ़र कर पाते हैं, क्योंकि चढ़ाई ऊंचाई ही कुछ ऐसी है। घोड़ा तो आराम से चले जाते हैं या फिर जिनको आदत होती है वो आराम से चले जाते हैं। परिवार के 5 सदस्य जो होते हैं वो कहते हैं कि हम तो ऊपर नहीं जाएंगे, इसलिए आपको जाना है तो आप चले जाओ। शुभम द्विवेदी अपनी पत्नी के साथ ही अब उसका जो अपना चचेरा भाई है और उसकी पत्नी ये सब चले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद अब जो ये ऊपर पहुँचते हैं तो इनका जो घोड़े वाला होता है कहता है कि साहब मैं यहाँ आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, आपको एक टिकट लेना है। आगे टिकट लेने के बाद आप आराम से 1-2 घंटे में जितना मन करे उतना घूम के आइएगा। इतना खूबसूरत दृश्य है, इतना खूबसूरत नज़ारा है, आप देखते ही कहोगे कि कश्मीर तो जन्नत है। जैसे यह बात शुभम द्विवेदी सुनता है तो वह मुस्कुराने लगता है, कह रहा है कि पूरा कश्मीर घूम लिया है, अब यह पहलगांव बचा है, यहाँ की वेस्टर्न घाटी बची है, इसको भी देख लेते हैं। अब वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ जाने के बाद क्योंकि आदमी जब चढ़ाई करता है तो लगभग 2 से 3 घंटे का समय लग जाता है। ऐसे में प्यास भी लगने लगती है, ऐसे में भूख भी लगने लगती है। तभी शुभम द्विवेदी ने अपनी पत्नी से कहा कि चलो कुछ खाते हैं। खाने के नाम पर वहाँ पर या तो मक्का की रोटी या साग मिलता है या फिर मोस्टली वहाँ पर लोगों के लिए मैगी मिलती है। 2 मिनट में मैगी तैयार करते हैं और जो पर्यटक होते हैं उनको दे देते हैं। जैसे
जैसे शुभम द्विवेदी के हाथ में मैगी आती है, मैगी खाने की वो तैयारी कर रहा था, इतने में ही 3 वर्दी वाले वहाँ पहुँचते हैं। यहाँ आते हैं, यहाँ आने के बाद ये बातें उनकी सुन रहे थे, आप पास में आके खड़े हो जाते हैं। खड़े होते ही कहते हैं शुभम से कि क्या तुम मुसलमान हो। यह बात सुनने के बाद शुभम द्विवेदी को बड़ा अजीब लगता है, वो परेशान हो जाता है, सोच के परेशान हो जाता है कि किस तरह की बातें कर रहा है। बात आगे बढ़ती है, बात आगे जैसे ही बढ़ती है इसके बाद वो उससे पूछता है कि नाम क्या है। वो एकदम तैश में आकर अपना नाम बताता है कि मेरा नाम शुभम द्विवेदी है, क्या बात है। बस ततराहट करके गोलियां चलने लगती है। शुभम द्विवेदी यहाँ पर मारे जाते हैं। उनकी पत्नी चीखती चिल्लाती रह जाती है। उनको एक संदेश दिया जाता है और जो संदेश अब सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा था। इस तरह की घटना फिर जैसे महाराष्ट्र के पुणे के रहने वाले होते हैं, ये 5 ग्रुप होता है, 5 लोगों का ग्रुप होता है। इसमें पति पत्नी, उनकी बेटी और चाचा का एक और सदस्य होता है। पांचों के पांचों वहां मौके पर मौजूद थे। जैसे ही गोलियां चल रही थी, इन्होंने भागकर पास में ही एक टेंट होता है, टेंट में जाते हैं, प्रवेश कर देते हैं और उन्हें लग रहा था कि यहाँ आराम से सुरक्षित हैं, कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन टेंट के बाहर कहीं पुलिस की वर्दी में पहने हुए वो आतंकवादी जाते हैं और जाकर आवाज़ लगाते हैं और कहते हैं। एक जो बुजुर्ग आदमी होता है जिसकी उम्र लगभग 54 साल के आसपास होती है, नाम उसका संतोष जगदाले होता है। यह बात मीडिया में उसकी बेटी जो होती है आशावरी जगदाले, उसने ये मीडिया को बताई थी। तब यह बात लोगों के पास पहुंचती है। दरअसल संतोष जगदाले से कहा जाता है चौधरी तू इधर आ, बाहर आ जा। चौधरी कह के उसे बाहर बुलाया जाता है। वो बुजुर्ग आदमी 54 साल का आदमी जैसे ही बाहर आता है उसे कहा जाता है कि कोई कुछ याद है। वो कहते हैं कि क्या याद है साहब, क्योंकि वो बुजुर्ग आदमी बहुत बुरी तरह से डरा हुआ था, सहमा हुआ था, समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार क्या बात करे। जैसे वो समझ नहीं पाते हैं उससे दोबारा कहा जाता है कि कुछ याद है, कुछ आयत वगैरह याद हो, इस्लामिक तो सुना दो। वो सुना नहीं पाते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं। इसके बाद गोली चलती है। पहली गोली जाकर सर में मारी जाती है, दूसरी गोली पीठ पर मारी जाती है। क्योंकि जैसे ही उनको गोली लगती है, गोली लगने के बाद वो घूमते हैं और तीसरी गोली उनके कान के पास लगती है। यह शोर, ये चीखें सुनने के बाद जो उनके भाई होते हैं जिनका नाम कौस्तुभ गनबोटे होता है, यह बात सुनने के बाद जैसे बाहर निकलते हैं, आवाज़ लगाते हैं भैया, तो आतंकवादी समझ जाते हैं कि इसी का भाई है। इससे क्या नाम, क्या पता, क्या पूछना इसके बारे में। ये 4 गोली तरातर मारी जाती है। गोली लगते हैं वो भी ज़मीन पर गिर जाते हैं। इसके बाद हरियाणा करनाल के जो सेक्टर 7 है वहाँ का एक गाँव लगता है भूसली। वहाँ के रहने वाले नेवी के लेफ्टिनेंट विनय रनवाल, दरअसल 16 अप्रैल 2025 को इनकी शादी हिमांशी से होती है। और हिमांशी से शादी होने के बाद मंसूरी में इनकी शादी का प्रोग्राम था। दरअसल इनकी जो नेवी के लेफ्टिनेंट होते हैं उनकी पोस्टिंग होती है केरल की कोच्चि में। शादी के लिए आए थे, अच्छी खासी लंबी छुट्टी ले रखी थी। और 16 अप्रैल को जैसे ही बारात का प्रोग्राम होता है उसके बाद फिर ये प्लान करते हैं कि क्यों न विदेश में घूम के आते हैं, स्विट्जरलैंड घूम के आते हैं। इसके लिए उन्होंने यूरोप का एक वीज़ा अप्लाई कर दिया था, लेकिन वीज़ा अप्लाई करने के बावजूद भी इनको वीज़ा नहीं मिल पाता है, वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। तो यह अपनी पत्नी से कहते हैं कि तुम परेशान क्यों होती हो, हम अगर यूरोप नहीं गए तो क्या हुआ, अपने देश में भी तो मिनी स्विट्जरलैंड है, वहाँ चलेंगे। उन्हें टिकट बुक कराया, सीधा ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर पहुंच जाते हैं। और ये जब श्रीनगर पहुंचते हैं तो वहां जाने के बाद ये सबसे पहले इनका जो रुख था वो मिनी स्विट्जरलैंड का रुख था। इसलिए 21 अप्रैल को ये स्विट्जरलैंड पहुंच गए थे। 16 अप्रैल को इनकी शादी हो जाती है। पहला ट्रिप था पहलगांव का। पहलगांव यानी कि पत्नी को दिखाना चाहते थे कि यूरोप बिल्कुल वैसा ही दिखाई देता है जैसा कि अपने जम्मू कश्मीर का पहलगांव की वेस्टर्न घाटी दिखाई देती है। वहां जाते हैं और जाने के बाद पति पत्नी आपस में बातचीत ही कर रहे थे, गोलियां चल रही थी। इनसे भी नाम पूछा जाता है, इनसे भी पूछा जाता है कि कौन हो, क्या हो, इनकी पहचान की तस्दीक की जाती है। और जब आतंकवादी को लग जाता है कि हम जिनको मारने के लिए आए हैं यह वही हैं और उनको भी तरह गोलियां मारी जाती है। इसके बाद उन्होंने चीखना चिल्लाना शुरू किया उनकी पत्नी ने, और उन्होंने भी यही अपील की कि मैं जी के क्या करूंगी। तब भी उन्होंने यही संदेश दिया कि जाकर मोदी को कह देना, मोदी को बता देना कि हमने कुछ ऐसा कर दिया है। जो ऑफिसर होता है नेवी का ऑफिसर, असल में वो कुछ कर पाते हैं क्योंकि सामने जो आतंकवादी होते हैं वो पुलिस की वर्दी में आए थे, इसलिए कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार वजह क्या है, बात क्या है, क्यों गोलियां चला रहे हैं। बस उनको अपना काम था, वो अपना काम कर रहे थे। यदि यह पता होता कि उस ऑफिसर को, तो हो सकता है कि उनसे मुकाबला करते, लेकिन उनके पास क्या बात है, क्यों गोली चला रहे हैं, बस उनको अपना काम था, वो अपना काम कर रहे थे। यदि यह पता होता उस ऑफिसर को तो हो सकता है कि उनसे मुकाबला करते, लेकिन सामने उनके पास आधुनिक हथियार थे तो वो मुकाबला नहीं कर पाते हैं। जैसे ही घर सूचना पहुँचती है घर वालों को रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। 2 मई को बताया जाता है कि इस लेफ्टिनेंट का जन्मदिन मनाया
जाता है, लेकिन जन्मदिन के लिए तैयारी चल रही थी, खबर सूचना आती है कि उनकी हत्या कर दी गई है। उसके बाद तो फिर परिवार वालों का रो रो के बुरा हाल हो जाता है। ऐसे ही एक कहानी है। इस कहानी में अनंतनाग जिले के गांव का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम होता है सैयद आदिल हुसैन शाह। दरअसल यह रोज अपने घर से निकलता है। घर से निकलने के बाद वहां पर जहां पर ये सैलानी आकर रुकते हैं, उनके वाहन आकर रुकते हैं, यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी संख्या में घोड़े होते हैं। उन घोड़ों को कुछ नौकरों की जरूरत पड़ती है और सैयद आदिल हुसैन शाह भी ऐसे ही नौकरी करता है किसी के लिए जिसके पास बहुत सारे घोड़े होते हैं। उनके पास जाकर खड़ा हो जाता है। उसका काम है, सैलानी के पास जाता है, बातचीत करता है और कहता है कि साहब आपको मैं ऊपर घाटी दिखा के ले आऊँगा, बहुत ही खूबसूरत है, मिनी स्विट्जरलैंड है। इस तरह के बहुत सारे बातें, लुभावनी बातें करके वो मजदूर आदमी रोज घर से निकलता है और घर से निकलने के बाद एक पर्यटक की तलाश में जाता है, क्योंकि पूरे दिन में एक ही पर्यटक को घुमा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर 2-3 घंटे का समय लग जाता है, 2-3 घंटे जाने में और 1-2 घंटे आने में। इसी तरह से सैयद आदिल हुसैन भी निकला था 20 अप्रैल 2025 के दोपहर के। एक सैलानी को पकड़ता है, उसके साथ जाता है और जाने के बाद मौके पर पहुंच जाता है। जैसे ही मौके पर टूरिस्ट को पहुंचाते हैं तो वहां से लगभग उस मेन गेट जो होता है उससे लगभग 20-30 मीटर या 50 मीटर के आसपास पहले ही वो घोड़े रुक जाते हैं। उसके बाद वो अपने उस टूरिस्ट का इंतजार करते रहते हैं। टूरिस्ट को एकदम भगवान की तरह मानते हैं, क्योंकि वहाँ उनसे पैसे मिलते हैं, उनसे इनकम होती है। लेकिन बातचीत जब होती है इस 8 या 10 किलोमीटर के सफ़र में, तो आदिल जैसे न जाने कितने लोगों की दोस्ती हो जाती है उस टूरिस्ट से। और बातचीत करते करते जब अंदर जाते हैं तो कहते हैं कि साहब मैं भी आपके साथ चलता हूँ, मैं भी आपके कुछ फ़ोटो वोटो खींच लूँगा। और यह सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि टूरिस्ट खुश होकर उसे कुछ इनाम दे सके। जैसे इनाम की एवज में ये आदिल जो होता है, आदिल हुसैन शाह, ये भी पहुँच जाता है। वहाँ जाने के बाद जब गोलियाँ चल रही थी उस गोली में ये भी उसकी जद में आ जाता है और आतंकवादी इसको भी मार गिराते हैं। जैसे ही इसकी मौत की, उसकी हत्या की खबर उसके परिवार वालों तक पहुंचती है तो परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि यह जो मजदूर है वह अपने परिवार में, पूरे परिवार का भरण पोषण करने के लिए इकलौता कमाने वाला था। अब परिवार के लोग यह रो रो कर कह रहे हैं कि हमारा कौन देखेगा, कौन इसका भरण पोषण करेगा। ऐसे ही यह कहानी है बिहार प्रदेश के जिला रोहतास के अहुरी के रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम है मनीष रंजन। उम्र उनकी 42 साल के आसपास होती है, जो कि आईबी में ऑफिसर होते हैं और हैदराबाद में इनकी पोस्टिंग होती है। इनकी पत्नी जिनका नाम जया मिश्रा है, वो कहती हैं कि कहीं घूमने के लिए चलते हैं। बच्चे काफ़ी दिनों से कह रहे हैं। एक बेटी होती है 8 साल की, एक बेटा होता है 12 साल का। इसी तरह से पत्नी के साथ ये आईबी ऑफिसर जिनका नाम मनीष रंजन होता है, वो कहते हैं कि तो ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इस बार कश्मीर का प्रोग्राम बनाते हैं। वैसे भी कश्मीर की बहुत ही तारीफ सुन रहे हैं, रोज़ सर्च करता हूँ, लोगों के स्टेटस वगैरह जब आते हैं तो ऐसा लगता है कि वाकई कश्मीर घूमने लायक है। इस बार का प्रोग्राम वहीं का बनाते हैं। इनके परिवार के सदस्य कई लोग ऐसे थे जो पश्चिम बंगाल में रहते हैं। हालांकि ये भी पश्चिम बंगाल में रहकर पढ़ाई लिखाई सब कुछ करते हैं, लेकिन मूल निवासी जो होते हैं बिहार जिला के रोहतास के होते हैं। और ये भी छुट्टियों मनाने के लिए पहुंच जाते हैं अपनी बेटी, अपनी पत्नी, अपने बेटे के साथ। वहां जाकर उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था जब गोलियां चल रही थी। गोलियां चलने के दौरान कई गोली इनको भी पूछ कर, इनका नाम पता वगैरह पूछ के, आखिरकार तुम कौन हो, क्या हो, कुछ सुना सकते हो, कुछ जानकारी दे सकते हो, जानकारी दे नहीं पाए जो आतंकवादी पूछ रहे थे, तो इनको भी गोलियों का शिकार होना पड़ता है। बेटी भी देखती रह गई, पत्नी भी देखती रह गई और बेटा भी यह सब अपनी आंखों से देखते रह गए। कुछ करने की स्थिति में नहीं थे। आतंकवादियों ने जितने भी लोगों को निशाना बनाया था उसमें सिर्फ पुरुष थे, बच्चों को, महिलाओं को उन्होंने इस पूरे वो कांड से दूर रखा। और आतंकवादियों ने एक एक करके लगभग 28 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। साथ ही 20 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। अब ये सूची बनती है, लिस्ट बनती है कि कौन कहाँ से हैं, तो उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उड़ीसा के पर्यटक बताए जाते हैं। और ऐसा लग रहा था कि पर्यटकों को सिर्फ उनके पास जाते थे, उनसे नाम वगैरह पूछते थे, उनसे पहचान जानने की कोशिश कर रहे थे और वह स्पेशली कुछ खास लोगों को ही निशाना बना रहे थे, यानी कि कुछ हिंदुओं को ही निशाना बना रहे थे। और इस तरह से निशाना बना रहे थे जब ये खबर सोशल मीडिया पर, हर जगह टीवी पर, न्यूज़ चैनल पर, हर जगह चल रही थी, हर जगह लोग देख रहे थे। ये पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में जब यह न्यूज़ फैलती है तब लोगों को यह याद आ रहा था कि जो पूरी इंडिया के बाहर के
जो लोग कश्मीर जाते हैं वहाँ का पर्यटक ठीक होता है, वहाँ लोगों को पैसे मिलते हैं, उनका कारोबार चलता है, उनके घर चलते हैं। अगर इसी तरह से गोलीबारी चलती रही, क्योंकि ऐसा बहुत कम बार हुआ है जब किसी पर्यटकों को निशाना बनाया जाता है, आम लोगों को निशाना बनाया जाता है। हालांकि कुछ दिन पहले भी खबर आई थी कि 2 पर्यटक पिछले साल भी मारे गए थे, लेकिन इस बार बहुत बड़ी संख्या है, लगभग 27 से 28 के आसपास ये मार दिए गए हैं। इससे पूरे देश भर में दहशत का माहौल बना हुआ है, लेकिन सरकार ने पूरा भरोसा दिलाया है कि जो भी है उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इसमें कुछ विदेशी भी बताए जाते हैं, जिसमें नेपाल और यूएई के एक हैं और साथ ही स्थानीय 2 नागरिक हैं। कुल मिला के लगभग 28 संख्या बताई जाती है, वो बढ़ भी सकती है। तो 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में एक फिदाइन हमला हुआ था। उस फिदाइन हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे। उसके बाद यह बड़ा हमला बताया जाता है, और जिस हमले की जिम्मेदारी ली थी जैश ए मोहम्मद ने, और अब हमला हुआ है 22 अप्रैल 2025 को, इसकी लश्कर तैयबा के टीआरएफए ने जिम्मेदारी ली है। अब इनके स्केच भी जारी किए गए हैं। जो 3 आतंकवादी हैं, एक का नाम आसिफ फैजी है, एक का नाम सुलेमान शाह, एक का नाम अबू तनहा है, और हमले के जो मास्टरमाइंड बताया जाता है जिसका नाम है सैफुल्ला खादिल, जो कि पाकिस्तान में रह रहा है। और भारत की सरकार ने यह वादा किया है, यह भरोसा दिलाया है कि जितनी जल्दी हो सकेगा उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा, उसको भी लाया जाएगा, और जो भी आतंकवादी इन सब के पीछे होंगे उनको भी किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। और कश्मीर में वाकई शांति बहाल होगी, और जैसे लोग पहले जाते थे वैसे ही जाएंगे। किसी को डरने की, किसी को घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। साथ ही आपको यह भी बताना है, खासकर कश्मीर के बासिंदों को यह बताना है कि जिस तरह से इन टूरिस्टों पर हमला हुआ था, इनकी वजह से न जाने कितने घरों के चूल्हे जलते हैं, कितने घरों के बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, कितने घरों में ऐसे काम चलते हैं। लेकिन अगर टूरिस्ट के साथ ही अगर ऐसा व्यवहार किया जाएगा तो कौन आएगा घूमने के लिए, और कौन अपने यहाँ घूमने की बहुत सारी जगह है। अगर ऐसे ही सब कुछ चलता रहा तो कश्मीर में हो सकता है कुछ उनके पास दिक्कतें, परेशानी, खाने पीने की, रहने सहने की बढ़नी शुरू हो जाए। इसलिए ऐसे आतंकवादियों का तो बिल्कुल भी किसी भी कीमत पर साथ नहीं देना चाहिए। और अगर किसी ने इसके बारे में देखा है, जाना है, पहचाना है, तो सरकार के पास जाकर उनकी मदद भी करनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई ऐसी घटना दोबारा न हो सके। तो दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक आप सब लोग अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।